पाराशरी लघु पाराशरी सिद्धांत का 12वां नंबर श्लोक क्या कहता है, सुनो। कूजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मे सत्वमात्रतः। अर्थात कूजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता, मंगल केवल दशम स्थान का स्वामी हो तो शुभ फलदायक नहीं होता है, ठीक है ना। केवल दशम ग्रह का स्वामी, हाँ, मंगल यदि दशम स्थान का स्वामी हो तो शुभ फल नहीं देता, किंतु जब वो त्रिकोण का अधिपति हो जाए तो अत्यंत शुभ फल देने लग जाता है। वो कौन सी लग्न कुंडली में होगा ऐसे? कर्क लग्न कुंडली में, कर्क लग्न कुंडली में, ठीक है ना, ठीक है ना। त्रिकोण केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो गया। अगर केंद्र किसी कुंडली में मान लो अन्य किसी की लग्न में अगर सिर्फ दशम भाव का स्वामी होकर केवल दशम भाव का स्वामी हो तो वो शुभ फल नहीं देता। ये 12वां नंबर श्लोक कह रहा है। पंडित रघुनाथ शास्त्री जी की कथन के अनुसार वो क्या कहते हैं, देखो, भौम प्रथम चतुर्थ और सप्तम स्थान का अगर स्वामी हो, प्रथम 1 4 7 का स्वामी हो तो शुभ फल देगा, परंतु दशम भाव का स्वामी हो तो शुभ फल नहीं देगा। और ये कह रहे हैं यदि दशम भाव का स्वामी होकर जो त्रिकोण का स्वामी हो जाए तो शुभ फल देगा। यानी कि मंगल 1 4 7 में शुभ फल देता है। ये पारशरी सिद्ध की ये जो इसमें एक श्लोक आता ना, केंद्र सत्वेन पापानम शुभतम प्रतिपादितम तत्रश्च कुज शब्देन पाप एव प्रबद्धिता तत्रैव कर्म शब्दप्ति केंद्र स्थान फलोक्षक धर्म शब्दस्तता ज्ञेयस त्रिकोण पदबोधक। मतलब ये कहते हैं युक्ति वचन में क्या कह रहा है, यदि मंगल, आपने पढ़ा है कि पाराशरी सिद्धांत के अनुसार दशम भाव का स्वामी हो जाए तो शुभ फल नहीं देता जी, लेकिन केंद्र दशम के साथ केंद्र का हो तो शुभ फल देगा। लेकिन रघुनाथ शास्त्री ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो दशम भाव का स्वामी होने से फल तो नहीं देगा, परंतु 1 4 7 का स्वामी हो जाए, लग्न का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी हो जाए, यहाँ तो शुभ फल देगा। आपने ये क्यों नहीं कहा, अकेला दशम को कह दिया? तो आप लोग के बीच में प्रश्न उठना चाहिए था ना, क्या मंगल सिर्फ दशम भाव में नहीं देगा तो और केंद्र में फल नहीं देगा? यही रघुनाथ शास्त्री कह रहे कि नहीं, अन्य जो केंद्र का जो स्थान है 1 4 7 और 1 इन स्थान का स्वामी में मंगल शुभ फल देता है। तो देखा जाए गुरु जी, तो मंगल लघु पाराशरी सिद्धांत की 13वां नंबर श्लोक क्या कहता है, सुनो। यद्यद भाव गतो वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्त फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहु। अर्थात यद्यद भाव गतो वापि, मतलब इसमें क्या हो गया, राहु और केतु यानी तमोग्रह ये दो ही है। तो राहु और केतु जिन भाव में बैठे हैं, जिस स्थान में बैठे होते हैं, अथवा जिन जिन भावों के अधिपतियों के साथ बैठते हैं, उन भावों के अथवा उन अधिपति के द्वारा मिलने वाला जो फल होते हैं वही फल ये दोनों उसको वृद्धि करते हैं। हाँ, मतलब खराब ग्रह में होंगे तो खराब वृद्धि, हाँ, अच्छे ग्रह में होंगे तो अच्छी वृद्धि। लेकिन राहु और केतु यदि चंद्रमा के साथ हो अथवा सूर्य के साथ हो, और चंद्र और सूर्य जो फल देंगे उसको ये वृद्धि नहीं करेंगे, उसमें अड़चन पैदा करेंगे, लगा देंगे कुल मिला के, है ना, उसमें अड़चन पैदा करेंगे। अर्थात मैं बताऊं, आपने जो समझा मैं बताता हूं। राहु का, हाँ सुनो पहले ये इतना में, अब इसका मतलब क्या हुआ, यदि राहु किसी की मिथुन लग्न कुंडली हो और वो मंगल के साथ बैठे,
मिथुन लग्न कुंडली मंगल के साथ बैठे, मंगल के साथ बैठे मतलब मंगल के साथ एकादश भाव में बैठे। राहु। हाँ, इसमें क्या है कि जिन भाव में ये बैठते हैं जी और जिनके साथ बैठते हैं उनको बढ़ा देते हैं। तो उनका फल को ये वृद्धि करते हैं। तो मंगल इसमें मिथुन लग्न में क्या एकादश भाव का स्वामी हो गया। जाएगा जी। तो मंगल और राहु मंगल जिसके एकादश भाव में हो तो समझ लेना उसको अनायास लाभ होता है। धन का। हाँ, अत्यधिक लाभ होता है। हाँ, और मतलब कि अधिकतर जिसके मैंने देखा है कि राहु और ठीक है ना। जिसका एकादश भाव में होता है वो उसको पैतृक धन संपत्ति भी कुछ ना कुछ तो अचानक धन प्राप्त होगा, ये सब कुछ होगा। घर में अकेला लड़का। लेकिन अगर मान लो कहीं ये मिथुन लग्न कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठ गया एकादश भाव में तो सारे धन को नाश कर देगा ये, क्योंकि वो फल को वृद्धि करेगा ही नहीं, अड़चन डालेगा। तो मिथुन लग्न कुंडली में चंद्र धनेश हो गया द्वितीय, जी और धनेश एकादश में बैठा हो और धन का आगमन का स्रोत बंद कर दे और साथ में राहु चंद्र युक्ति होने के कारण में चंद्र का फल माइनस हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को राहु बैठने द्वारा धन का तो हानि हो ही जाएगा, ठीक है ना, और साथ में एकादश भाव का जो फल है उसको भी हानि करता है। तो इसीलिए, लेकिन एक सूत्र और आता है कि 3, 6, 11 में राहु अच्छा फल देता है, लेकिन अकेला बैठा हो तो। त्रिषणाय स्थान में राहु अगर अकेला बैठ जाए तो बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि अपन लोग इसके पहले पढ़े थे त्रिषणाय स्थान में जितने पाप ग्रह बैठ जाएंगे उतने ही शुभ फल देंगे, क्योंकि उनका काम है कम करना तो पाप। ठीक है ना। लेकिन इसमें इस सूत्र के साथ आधार पर यदि चंद्रमा के साथ मिथुन लग्न कुंडली में राहु एकादश स्थान में बैठ जाए तो उस व्यक्ति को धन हानि होगा। अगर मिथुन लग्न कुंडली में मेष राशि का स्वामी होकर एकादश भाव में राहु मंगल एक साथ बैठ जाए तो उस व्यक्ति को बहुत धनाढ़ होगा। आगे समझ में। वैसे भी यह याद रख लेना, मिथुन लग्न कुंडली में मंगल अगर एकादश भाव में बैठ जाए वो धन योग बन जाता है। और एक टीकाकार क्या कहते हैं, धीरज राम पंड्या गुजराती टीकाकार है, वो ये कहते हैं यदि राहु और केतु चंद्रमा अथवा सूर्य के साथ हो तो चंद्रमा और सूर्य के समान फल नहीं दे सकेंगे। यदि वो राहु जी सप्तम भाव यानी सप्तम स्थान में हो तो स्त्री के बारे में अनिष्ट फल उत्पन्न किए बिना रहेगा ही नहीं। कभी कभी स्त्री को भी मृत्यु करा देता है। और ये पंचम भाव में अगर ये बैठ जाए तो ये गर्भ नष्ट भी करता है, ठीक है ना। राहु यदि पंचम राहु अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो गर्भ नष्ट भी कराता है और साथ में उस व्यक्ति का बुद्धि को भी अस्थिर कर देता है, पढ़ाई में अस्थिर हो जाएगा। जी पढ़ाएंगे अगर पंचम स्थान से सूर्य भी अगर जाकर के पाप। टीकाकार के कहने के अनुसार क्या हुआ कि यदि सप्तम भाव में सूर्य के साथ राहु बैठ गया या चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया या पंचम भाव में सूर्य के साथ राहु बैठ गया या चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया तो निश्चित रूप से उन दोनों भावों को फल का हानि होगा, ठीक है। अब ये सुनो, राहु और केतु किस राशि में उच्च का है, किस राशि अपना घर का है ना। कन्या राहु गृहम प्रोक्तम राहु चो मिथुनम स्मृतम राहुर नीच धनु प्रोक्तम केतु सप्तम में बचो। अर्थात कन्या राशि के राहु स्वगृही मानी गई है और कन्या राशि का स्वामी राहु है और उसी प्रकार मिथुन राशि के में राहु उच्च माना गया है। और इसका जस्ट विपरीत सप्तम भाव में वो कर दो तो केतु का आ जाएगा। गुरुजी काहे में उच्च का है राहु? तो केतु किस में आ गया, धनु राशि का हो गया, धनु राशि। कन्या होगा मीन राशि का हो गया, मीन राशि में इसी प्रकार जो सप्तम यानी कि मीन राशि हुआ, मीन राशि में केतु स्वराशि मानी गई और उसी प्रकार धनु राशि में केतु उच्च माना गया, ठीक है।
इस श्लोक के आधार पर जाओ ना, ऐसे गुणा भाग ज्यादा क्यों कर रहे हो। ये कहता है कन्या राहु गृहम प्रोक्ता, राहु च मिथुन स्मृतम उच्च। राहु का जो ग्रह है अपना घर कन्या राशि है और मिथुन राशि में उच्च होता है। जस्ट 7वां का वो कर दो, वो केतु का आ जाएगा। तो कन्या का 7वां हो गया मीन, मीन राशि केतु का घर हो गया, और मिथुन का जो 7वां हो गया धनु, धनु में केतु उच्च का हो गया। ठीक है। बृहद पाराशरी ग्रंथ के अनुसार, अपन लोग अभी लघु पाराशरी पढ़ रहे हैं ना, एक बृहद पाराशरी भी है, ठीक है ना। तो बृहद पाराशरी ग्रंथ के अनुसार चंद्र भानु बिना सर्वे मारका मारकाधिपा षष्टाष्टम व्यय शास्तु राहु केतु तथैव च। सूर्य और चंद्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रह मारक स्थान के स्वामी हो तो मारक होते हैं। सूर्य और चंद्र को छोड़कर, सूर्य और चंद्र कभी मारक नहीं होते हैं। नहीं, इसी श्लोक का एक युक्ति है। तो सूर्य और चंद्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रह मारक होते हैं, तथा 6, 8, 12 स्थान का स्वामी और राहु केतु भी, यानी कि 2 और 7 स्थान में हो तो 6, 8, 12 का स्वामी और राहु केतु यदि द्वितीय और सप्तम स्थान में हो तो ये भी मारक बनते हैं कभी कभी। ठीक है, राहु के द्वितीय और सप्तम, हाँ।